Hello students, welcome to PCPC का I'm your maths educator vector and 3D lecture number 6 में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा जी, नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसका? दो वेक्टर्स का बेटा जी, ठीक है ना। हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं जिसका दूसरा नाम है बेटा जी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपने नाम तो सुना होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट या फिर दूसरे वर्ड से बोले तो इसको क्या बोलते हैं बेटा जी अपन? डॉट प्रोडक्ट। अब ये क्या है बेटा जी? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे सर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ये तो बड़ा अजीब सा चीज है, मतलब दो वेक्टर जैसे एक वेक्टर ये हो गया एक वेक्टर ये, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब बड़ा अजीब सा चीज हो गया। दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का प्रोडक्ट मुझे तो थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है, आपको भी शायद कर रहा होगा। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा जी, जैसे एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन किया वो भी एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस ने हमें एक वेक्टर जनरेट करके दिया, याद है बेटा जी? एक वेक्टर था, बी एक वेक्टर था, दोनों को ऐड किया हमने। तो एक्चुअल में मैं बोलूं आप इन दोनों को ऐड कीजिए, मतलब दिस प्लस दिस कीजिए, ये तो बड़ा अजीब सा सीन है ना बेटा जी। लेकिन फिर इसका एक मीनिंग डिफाइन किया गया। इस प्रोसेस जो ए प्लस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को एक प्रोसेस बोला गया और इस प्रोसेस का आउटपुट एक वेक्टर था, ठीक है ना। जो हमें एक पैरेललोग्राम का डायगोनल मिला था, कोइनिशियल डायगोनल मिला था, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज होगी। वैसे यहां पर अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाह रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट चाह रहा हूं, तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा जी, वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो दो वेक्टर पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। दो वेक्टर्स पर अप्लाई किया जाता है ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो एक स्केलर होता है। दैट्स व्हाई इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा गया? हमने स्केलर प्रोडक्ट रखा है, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा है बेटा जी? स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा नाम क्या है बेटा जी? डॉट प्रोडक्ट। अब सुनिएगा बेटा जी, बात है ना, क्या बोला मैंने कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या फिर उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जो दो वेक्टर पर अप्लाई किया जाता है और इस प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो जरा इधर आइए बेटा जी। ओ सॉरी, दो वेक्टर मान लीजिए ए और बी, और मैंने उनके बीच में लगाया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ए डॉट बी, कैसे रीड करते हैं इसको बेटा जी? ए डॉट बी। मैंने क्या बोला? ये जो ए डॉट बी है, ठीक है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर दो वेक्टर के बीच में आप डॉट प्रोसेस लगाते हैं या आप इनका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो लगता तो दो वेक्टर के बीच में है, लेकिन उसका आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो बेटा जी जो ए डॉट बी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिंपली वो क्या है? एक नंबर। तो इस ए डॉट बी को आप क्या बोल सकते हैं? एक नंबर बोल सकते हैं, सिंपली एक नंबर, और वो भी कैसा? रियल नंबर, ठीक है ना। ए डॉट बी सिंपली क्या होता है बेटा जी? एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए डॉट बी सिंपली एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब वो रियल नंबर है क्या? चलिए आइए वो भी बता देता हूं मैं आपको। जो ए डॉट बी होता है वो एक्चुअल में होता है मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। ए डॉट बी क्या होता है बेटा जी? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अब आप जानते हो मॉड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, मॉड ऑफ बी भी स्केलर क्वांटिटी है, और जो कॉस थीटा है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, यहां पर थीटा क्या है वो इंपॉर्टेंट बात है। तो थीटा बेटा जी यहां पर है सिंपली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना। मैंने बताया था ये किसका सिंबल होता है? एंगल का। तो इसको कैसे रीड करोगे आप? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये है ए डॉट बी की कहानी। तो ए डॉट बी सिंपली क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, रियल नंबर तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो आपका ए डॉट बी का वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा कॉस थीटा की वैल्यू पर, और कॉस थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बना हुआ है उस पर, ठीक है ना। क्योंकि देखो मॉड ए पॉजिटिव होगा, मॉड बी भी पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो सब पॉजिटिव होने वाले हैं। कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि थीटा 0 to 180 कुछ भी हो सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि थीटा के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो 0 to 180 कुछ भी हो सकता है, और 0 to 180 में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ए डॉट बी सिंपली हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू आर। ए डॉट बी सिंपली किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स के सेट को, ठीक है ना। तो ए डॉट बी एक नंबर हो गया, कैसा नंबर? रियल नंबर, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। ए डॉट बी, और ये देखो बेटा जी पूरा स्केलर है, स्केलर स्केलर स्केलर, तो पूरा स्केलर क्वांटिटी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ए डॉट बी का वैल्यू आ जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट बेटा।
अब जबकि यहां पर बात हम कर ही रहे हैं तो देखो बेटा जी यहां पर अपन तीनों बातें कर सकते हैं कि जो a डॉट बी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। फटाफट बताएंगे आप लोग कब क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, a डॉट बी पॉजिटिव कब होगा, जब आप कहेंगे कि भैया जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है ना। नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 90 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। अच्छा ये सब मैं ये मानते हुए आपको समझा रहा हूं कि ए और बी दोनों कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। ए और बी कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हो तो ए डॉट बी पॉजिटिव तभी होता है जब जो थीटा है वो 90 से कम हो, ए डॉट बी नेगेटिव तभी होगा जब थीटा 90 से ज्यादा होगा, और ए डॉट बी जीरो तभी होगा जब थीटा 90 होगा। ये सब कब, ये सब बातें कब वैलिड होंगी, जब ए और बी कैसे वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर। क्योंकि अगर इनमें से कोई वेक्टर जीरो हो गया तो बेटा जी ये वैल्यू तो हमेशा जीरो आएगी, चाहे फिर थीटा कुछ भी हो। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक भी जीरो हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होने वाला है। जैसे मान लो ये वाला ए वेक्टर नल वेक्टर निकला तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, जीरो, और ये जीरो तो फिर थीटा कुछ भी हो ना, ये तो हमेशा ही क्या आएगा बेटा जी, जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात की हमने किसके बारे में बेटा जी, ए डॉट बी के बारे में, ठीक है ना। तो ए डॉट बी क्या हो गया, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। आगे बढ़े, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बेटा जी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज किसकी, ए डॉट बी की, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट की यहां पर अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बेटा जी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि भैया जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, वो आप कोई भी दो वेक्टर के बीच में लगा सकते हो। यहां पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर का लिया जा सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि वेक्टर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी दो वेक्टर पर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, या फिर अपन इस तरह ना लिखें तो यहां लिख सकते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल फॉर every two vectors, ठीक है ना। हर दो वेक्टर के लिए ये एप्लीकेबल है बेटा जी, कोई भी दो वेक्टर हो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। डॉट प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी टू वेक्टर या फिर एनी टू वेक्टर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। आप कोई भी दो वेक्टर लेकर उन पर डॉट लगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा बेटा जी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा जी, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब आप ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें, दोनों एक ही बात है और दोनों का वैल्यू मोड ए मोड बी कॉस ऑफ थीटा ही होगा बेटा जी, ठीक है ना। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन गई अपनी, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब आप ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। थर्ड थिंग, जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा जी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे सर ये चीज एग्जिस्टेंस में भी होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा जी। आप जानते हो कि बी प्लस सी एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर होगा और ये एक वेक्टर होगा। और मैंने क्या बोला, आप कोई भी दो वेक्टर, कोई से भी दो वेक्टर, ठीक है ना, हर कोई दो वेक्टर के बीच में आप डॉट लगा सकते हो। तो ये एक वेक्टर है, ये एक, अरे दोनों का सम एक नया वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट लगा सकते हो। अब मैंने क्या कहा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जैसे अपन सिंपल प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे लिखा हुआ है 5 इंटू 3 प्लस 2, तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। वैसे ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा जी, फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात हो गई डॉट प्रोडक्ट की, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है बेटा जी, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया यार, चल इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वन। थर्ड थिंग, अगर मैं यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, ठीक है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा ए डॉट बी डॉट सी। तो बेटा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दूर की बात, यही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर आप लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप पूछेंगे कैसे, तो बेटा सोचो ना, ए डॉट बी ये तो स्केलर क्वांटिटी हुई। मैंने क्या बोला, डॉट मतलब स्केलर,
डॉट मतलब स्केलर, दो वेक्टर है उनके बीच में डॉट लग गया तो फिर उसको आप वेक्टर की तरह मत देखो, आप तो ये देखो ये कोई नंबर है, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल गया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो तुरंत समझो कि ये कोई नंबर है, आप इसको डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, मैं इसको नंबर देखूंगा, मुझे बताइए कैसे नजर आएगा, ये कोई 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नजर आएगा मुझे, ठीक है ना। आपको ए डॉट सी नजर आता रहेगा, मुझे ये नंबर नजर आता रहेगा, मैं इसको नंबर की तरह देखूंगा, आप इसको ए डॉट सी की तरह देखेंगे। तो जरा इधर आ जाइए बेटा जी, अब ये तो एक नंबर हो गया, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कभी भी नहीं लग सकता बेटा जी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एसोसिएटिव तो दूर की बात, पहले इसका एग्जिस्टेंस तो हो। एसोसिएटिव हम क्या बोलते हैं कि भैया ए डॉट बी डॉट सी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी, तो बेटा जी वो सब यहां पर अलाउ ही नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर बेटा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अपन यहां बात कर ही नहीं सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव है, लेकिन एसोसिएटिव की बात ही नहीं कर सकता, होना तो दूर की बात है बेटा जी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ए डॉट बी तो एक नंबर हो गया, नंबर का डॉट वेक्टर के साथ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट आप नहीं लगा सकते एक स्केलर और वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। आप दो वेक्टर के बीच में हमेशा लगा सकते हो, लेकिन आप स्केलर और वेक्टर के बीच में कभी भी डॉट नहीं लगा सकते। डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं बेटा जी, थोड़ी और अपन यहां पर इंटरेस्टिंग बातें करेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो अगर बातों को आगे बढ़ाया जाए तो अगली बात मैं आपसे जो करने वाला हूं वो है बेटा जी आई कैप डॉट आई कैप की। क्या बेटा जी, आई कैप डॉट आई कैप, मैं कहता हूं 1 हो गया। कैसे हो गया, क्या सिखाया मैंने कि आप इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री हो गया बेटा जी, 0 डिग्री हो गया। आई वेक्टर दोनों वेक्टर सेम है, और वेक्टर अगर सेम हो तो डायरेक्शन की, सॉरी दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो बेटा जी ये 1 और ये भी 1, तो आई डॉट आई, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है बेटा जी 1। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप वो भी कितना होगा 1, और के कैप डॉट के कैप वो भी क्या होगा बेटा जी 1 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी ये बात भी समझ आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जैसे आई डॉट जे कैप, ठीक है ना, आई डॉट जे कैप, मैं कहता हूं ये 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि अब आप इसको क्या लिखोगे, आई कैप, सॉरी मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप एंड हियर कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। ये 1 लेकिन ये हो गया 0, दैट्स वाई ये क्या हो गया 0। तो आप आई डॉट जे लिखे, चाहे जे डॉट के लिखे, चाहे के कैप डॉट आई कैप लिखे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या आएगा 0। मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या आने वाला है बेटा जी 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो छोटी सी बात, इफ A and B are perpendicular to each other, then the dot product will be 0, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट डेफिनेटली क्या होगा बेटा जी 0 होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो मुद्दे की बात क्या है वो सुनना। मुद्दे की बात ये है कि चलो मान लो आपको मैंने वेक्टर ए दे दिया एंड दैट इज A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये वेक्टर ए दे दिया और ये दे दिया वेक्टर बी, that is B1 I cap, B2 J cap, B3 K cap, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। मान लीजिए दो वेक्टर आपको दे दिए गए और अब आपसे A डॉट B मांगा गया है। क्या मांगा है बेटा जी, A डॉट B मांगा है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूं, अगर आपसे A डॉट B मांगा है तो आपके पास एक तो तरीका है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालें। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था।
फिर दोनों के बीच का एंगल फाइंड किया जाए, ठीक है ना। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अगर इस फॉर्म में वेक्टर्स हैं तो एंगल कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है ना, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाए। तो वो चीज भी अपन यहीं सीखेंगे बेटा जी। देखो पहले तो डॉट निकालना सीखते हैं। अगर इस फॉर्म में वेक्टर हो तो डॉट कैसे लिखोगे, डॉट ऐसे तो लिखोगे बेटा जी, दोनों वेक्टर का डॉट लगाना है अपने को, तो दिक्कत कहाँ है। तो a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसका डॉट लगाना है किसके साथ, b1i b2j b3k। बात को सुनिएगा और समझिएगा। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में डॉट लगा दिया। अब आप जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बेटा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। मतलब हर किसी के साथ क्या लगता है, डॉट लगता है। तो सोचो ना, ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और इन तीनों का सम मिलकर क्या बन रहा है, ए वेक्टर, ठीक है ना। देखो ना, ये भी एक वेक्टर हुआ, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। उसी तरीके से वहां भी 3 वेक्टर्स का सम है, और उन तीनों का सम मिलकर क्या बना, बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है बेटा जी, वेक्टर डॉट वेक्टर लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो वेक्टर रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो बताइए मैं क्या करूंगा, पहले इसका डॉट किसके साथ लगेगा, इसके साथ। देखना, सुनना मेरी बात को, किसका डॉट, a1 i कैप का डॉट किसके साथ लगेगा, b1 i कैप के साथ। अब मेरी बात सुनो, जब भी आप दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाओ ना, तो उनका जो स्केलर हो ना, उनके साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई में हो, उनको पहले सिंपल मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लिया करो। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि 2a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर बताओ, तो पैनिक मत किया करो, पहले 2 और 3 को सिंपल मल्टीप्लाई करके क्या लिख दो, 6। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके क्या लिख दो, 6, और फिर आराम से दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगाओ। स्केलर का क्या काम है भैया, डॉट में, ठीक है ना, और फिर लिख दो 6 a डॉट b। वही काम यहां करना है। अब इसका और इसका डॉट लगने वाला है, तो a1 और b1 तो स्केलर है, तो इनको तो सिंपल मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, और अब i डॉट i लगा दो। i डॉट i अभी आपने बताया कि कितना होता है, 1 होता है, तो उसकी चलो कहानी खत्म हो गई। फिर अभी इसका इसके साथ डॉट लगा है, अब इसका इसके साथ भी डॉट लगेगा। अब जब इसका इसके साथ डॉट लगेगा तो देखो ना बेटा जी, a1 b2 तो आएगा ही, लेकिन i क्रॉस j कैप, सॉरी i डॉट j कैप आएगा, और i डॉट j कैप क्या होता है, 0 होता है, तो वो लिखने का मतलब ही नहीं रहा। और इसका इसके साथ तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि i डॉट k 0। अब इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ, यस, ये हो गया a2 b2, और ऐसे फाइनली एक इसका इसके साथ, बाकी सब 0 हो जाएंगे, a3 b3। ये हो गया बेटा जी आपके पास a डॉट b। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद अगर आपको दो वेक्टर ऐसा गिवन हो, इस तरीके से गिवन हो, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो दो वेक्टर, और आपसे उनका डॉट पूछा जाए, तो आप एक ही सेकंड में उनका डॉट लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, x कंपोनेंट इंटू x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट इंटू y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट इंटू z कंपोनेंट, आ गया a डॉट b। तो अगर आपको a डॉट b फाइंड करना है तो देखो कितना सिंपल है बेटा जी, कुछ नहीं करना, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके, प्लस कर दो z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ना बेटा जी कितना इजी है a डॉट b फाइंड करना, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस फॉर्म में वेक्टर गिवन हो तो किस तरीके से a डॉट b लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, सिर्फ ये 3 टर्म्स का सम आएगा। अब जैसे मान लो आपको वेक्टर दे दे 2i माइनस 3j, इसका डॉट लगाने को बोले किसके साथ, 5i प्लस 3j माइनस 4k, इन दोनों का डॉट लगाना है। तो दिमाग नहीं लगाना आपको, x वाले को x वाले से, ठीक है ना, मतलब x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से, ये तो 10 हो गया, फिर y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से, ये हो गया 3 इंटू 3 बेटा जी 9, ठीक है ना। और फिर आपका z वाला, इसका z 0, उसका z 4 0, तो ये कितना आ गया बेटा जी 1। ये आ गया डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना एकदम इजी, एकदम इजी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब जरा सुनना बात ढंग से बेटा जी, ये हो गया a डॉट बी, क्या हो गया a डॉट बी। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब अगर मैं आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने को बोलूं तो वो कैसे करेंगे। ये मान लो ये दो वेक्टर आपको दे दिए और आपसे बोला है कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो बेटा जी अब आ गया एंगल। देखो कैसे, हमने पढ़ा है कि भैया a डॉट बी क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, यही पढ़ा है बेटा जी। a डॉट बी क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। अब अच्छी बात क्या है कि अगर इस फॉर्म में वेक्टर गिवन हो तो आपने a डॉट बी लिखना सीख लिया,
ये देखो ना, आपने ये लिखना सीख लिया। अगर इस फॉर्म में वेक्टर गिवन है, अच्छा जनरली ऐसी फॉर्म में गिवन होते हैं, ठीक है ना, तो आपने ए डॉट बी फाइंड करना तो सीख लिया है। मोड ए मोड बी मैं पहले फाइंड करना सिखा चुका हूं। तो देखो बेटा जी, अब आपके पास एंगल के लिए फॉर्मूला आ गया और यहां पर आ गया आपके पास cos ऑफ थीटा। क्या आ गया बेटा जी? cos ऑफ थीटा, एंड दैट इज ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। अच्छा, यहां पर शर्त यह है कि दोनों में से कोई भी नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वेक्टर नल है, अगर कोई वेक्टर नल है तो फिर आप एंगल फाइंड ही क्यों कर रहे हो? फिर तो आपको मन करे जो बताओ ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिटरी। मान लो ये ए वेक्टर नल है और आप बी के साथ उसका एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो कुछ भी बोलो ना, बी का तो बी जिस डायरेक्शन में वो तो उस डायरेक्शन में, एक की कोई डायरेक्शन रहेगी नहीं, क्योंकि अगर वो नल वेक्टर है तो उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं, आर्बिटरी, जिसकी जिधर मर्जी उधर मान सकता है। और अगर ऐसा है तो इन दैट केस आप कुछ भी एंगल बोलो ना दोनों वेक्टर के बीच में, दिक्कत क्या है? तो मजे एंगल को डिफाइन करने वाली बात, अगर आप सही में चाहते हैं, प्रॉपर आंसर चाहते हैं कि भैया दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है, तो वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए, तभी आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा। ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए। और वो क्या बन गया बेटा जी, कि अगर थीटा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है, तो थीटा का जो कोसाइन होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा? ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। ठीक है ना, ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। ए डॉट बी आप फाइंड करना सीख चुके हो और मोड ए मोड बी ऑलरेडी आप सीख चुके थे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप दो वेक्टर्स के बीच में अब एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दो वेक्टर गिवन होंगे, आप खटाक से फॉर्मूला लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड इजिली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी बेटा जी। ठीक है ना, तो यहां पर अगर एंगल की बात की तो मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा आप लोगों से। तो जरा इधर देखो, आपने कहा कि भैया जो cos ऑफ थीटा है, बोले तो क्या हो गया? ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। क्या लिखा आपने? cos ऑफ थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मोड ए मोड बी। ठीक है ना, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा, यहां पर कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है कि हमने वेक्टर कैसे लिए? नॉन जीरो वेक्टर लिए हैं। ठीक है ना, तो यहां पर छोटे छोटे केसेस हैं जो हम बना सकते हैं। इसमें केस नंबर 1, इफ cos ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री से लेसर होगा। याद रखना बेटा जी, ठीक है ना, कि अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये बात पक्की है कि उन दोनों एंगल के बीच, सॉरी दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, थीटा कैसा होगा? एक्यूट होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर कैसा होगा? एक्यूट होगा। अच्छा, केस नंबर अगर सेकंड की बात करूं, इफ cos थीटा लेस देन 0, दैट मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कैसा हो गया बेटा जी? ऑब्ट्यूज। ठीक है ना, एंड द लास्ट केस थर्ड, इफ cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा 90 vectors are perpendicular to each other। हाँ बेटा जी, आपने cos थीटा का वैल्यू फाइंड किया और वो कैसा आ गया बेटा जी? वो कैसा आ गया? वो 0 आ गया। cos थीटा का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब बेटा जी दिमाग में सेट कर लेना कि जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, cos थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है, अब देखो यहाँ पर मैं इन तीनों केसेस के साथ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। cos थीटा अगर 0 आ रहा है, सोचो, इसका मतलब वो तभी हो सकता है जब ए डॉट बी 0 हो। तो देखो बेटा जी, यहाँ से ये रिजल्ट बन गया कि अगर ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ? नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है तो वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो बेटा जी, ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी cos थीटा। अब अगर ए डॉट बी को 0 होना है तो मोड ए मोड बी cos थीटा को 0 होना है। अब आपने दोनों वेक्टर नॉन जीरो लिए हैं, तो ना तो मोड ए 0 हो सकता है ना मोड बी 0 हो सकता है, तो फिर तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। और cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 होगा। और थीटा 90 होने का मतलब क्या है? वेक्टर्स कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अब यहां पर देखो cos थीटा लेस देन 0 आया हुआ है, इसका मतलब सीधी और सिंपल सी बात है, जो ए डॉट बी का वैल्यू है
वो भी कैसा है, लेस देन 0, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव है, वो तभी हो सकता है जब a डॉट बी नेगेटिव हो। और देखो बेटा जी, अच्छा a डॉट बी नेगेटिव तो मतलब दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो cos थीटा पॉजिटिव तो a डॉट बी भी पॉजिटिव होगा बेटा जी। और जो एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट है, ठीक है ना। तो इस डिस्कशन को याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, बड़ा सीधा और सिंपल सा डिस्कशन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब इसी पर हम और बातें कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा cos थीटा, आपने लिखा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी बाय मॉड a मॉड बी, ठीक है ना। आपने ये लिखा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी बाय मॉड a मॉड बी। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा बेटा जी कि हम सब लोग जानते हैं कि जो cos थीटा है ना, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1। अच्छा ये कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है जो 0 to 180 डिग्री हो सकता है, और 0 to 180 डिग्री में cos का वैल्यू -1 to 1 रीच कर लेता है बेटा जी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा वैसे a डॉट बी क्या है, सॉरी cos थीटा क्या है, a डॉट बी बाय मॉड a मॉड बी, जो -1 से 1 में लाई करेगा। मतलब कंफर्म बात है बेटा जी कि जो a डॉट बी है उसका वैल्यू माइनस ऑफ मॉड a मॉड बी टू प्लस मॉड a मॉड बी में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं कि a डॉट बी का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ मॉड a मॉड बी, ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू होता है मॉड a मॉड बी, ठीक है ना, प्लस मॉड a मॉड बी, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बात। अच्छा इसको आप और भी इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो है बेटा जी कि भैया इसको इस तरीके से यहाँ मोड लगा दो और लिख दो लेस देन इक्वल टू मॉड a मॉड बी, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो a डॉट बी माइनस ऑफ कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस ऑफ मॉड a मॉड बी टू प्लस मॉड a मॉड बी, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको फर्दर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a डॉट बी -5 से +5 है तो मॉड ऑफ a डॉट बी वो होगा डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 5, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस चीज को भी आपको अपने दिमाग में फिट रखना है, ठीक है ना। अच्छा a डॉट बी मिनिमम कहाँ हुआ, मैक्सिमम कहाँ हुआ, ये भी एक हमें पता करने वाली बात है कि ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसमें कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। देखो ये है मैक्सिमम वाला सीन, ठीक है ना। तो ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड करेगी तभी मैक्सिमम होगा। तो ये देखो बेटा जी, अगर आप चाहते हो कि a डॉट बी इक्वल टू हो जाए मॉड a मॉड बी, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 1, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 1, और cos थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। और थीटा 0 डिग्री तब होगा जब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, लाइक वेक्टर, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो सीधी और सिंपल सी बात है कि भैया a डॉट बी, यहाँ जो पहला बात निकल के आती है कि a डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स वेक्टर्स आर लाइक, ठीक है ना, वेक्टर्स कैसे हैं, लाइक है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि a डॉट बी मिनिमम हो, तो आपको दिख रहा है कि a डॉट बी की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है a डॉट बी की मिनिमम वैल्यू। ये तभी हो सकता है जब cos थीटा कितना हो -1, मतलब थीटा कितना हो पाई, क्योंकि cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा पाई होता है। थीटा पाई मतलब एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट, एक इधर तो एक बिल्कुल अपोजिट में 180, ठीक है ना। थीटा कितना बेटा जी 180 डिग्री, और थीटा 180 मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल तो हैं लेकिन किस कैटेगरी के हैं, अनलाइक कैटेगरी के, ठीक है ना। तो वेक्टर्स आर अनलाइक, सीधी और सिंपल सी बात। तो कब a डॉट बी मैक्स होगा, कब a डॉट बी मिनिमम होगा, वो कहानी भी थोड़ी थोड़ी यहाँ क्लियर होती जा रही है बेटा जी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बातें समझ आ रही होगी। तो ये था अगला डिस्कशन किस पर बेटा जी, ये जो एंगल वाला फॉर्मूला बनाया ना अपन ने, उस पर अपन बड़ी प्यारी प्यारी बातें किए जा रहे हैं, ठीक है ना। उससे कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर सामने आए जा रहे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब अगर मैं यहां बात करूं a डॉट a की, किसकी बेटा जी, a डॉट a की, तो उसको सिंपली मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ a स्क्वायर,
क्या लिख सकता हूँ बेटा जी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये वेक्टर का स्क्वायर नहीं किया उन्होंने एक्चुअल में, ठीक है ना। ये भी लिखने का एक पैटर्न है बेटा जी, है ना, रॉन्ग पैटर्न ही बोलूँगा मैं तो, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे वेक्टर का स्क्वायर कर रखा है, और वेक्टर का कोई स्क्वायर नहीं होता है। ये एक ही चीज़ है बेटा जी ना, कंफ्यूज मत होना। ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, एक ही बात है। अगर ऐसे वेक्टर का स्क्वायर करके लिख रखा हो ना कभी, तो समझ जाना एक्चुअल में उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अपना मुद्दा ये है। तो ए डॉट ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा जी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। कैसे आ गया, क्योंकि देखो ए डॉट ए को क्या लिखोगे, मॉड ए कॉस ऑफ 0 डिग्री लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए और ए ये तो सेम वेक्टर है, तो सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये तो हो गया 1, तो आ गया ना मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए क्या होता है बेटा जी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो एक तरीके से ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी हो गई, ये दोनों तरफ ही शानदार हो गई। ए डॉट ए है, एक सेकेंड बेटा जी, ओफ व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। हाँ, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये तो शानदार हो ही गया। लेकिन ये भी देखो बेटा जी कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए, मतलब एक तरह से मॉड हटाने का ये तरीका हो गया। अगर कहीं जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रखा है और आप चाहते हैं कि यार ये मॉड यहाँ से हट जाए, तो आपके पास एक तरीका आ गया है, आप उसका स्क्वायरिंग कर दो, मॉड हट जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे ना जब आप मॉड की, तो फिर आप उसको फर्दर क्या लिख सकते हो, ए डॉट ए, और फिर उसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो। तो मॉड हटाने का एक बेहतरीन तरीका है, इसको अपने दिमाग में जरूर रखना बेटा जी, ठीक है ना। बड़ा मजेदार तरीका है, बड़ा ही मजेदार तरीका है, अपने दिमाग में आप इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब देखो इसका फायदा कैसे उठाएंगे अपन लोग, देखना देखना देखना। इसको बैठा देता हूँ, मतलब वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब फायदा कैसे उठाएंगे वो देखो बेटा जी। अब जैसे मान लो आपके सामने आ जाए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। आप जानते हो a प्लस बी को, ठीक है ना। a प्लस बी क्या बोला जाता है, a और b का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। उसका मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब एक तरह से मुझे पैरेललोग्राम का डायगोनली लिखना है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। अरे ये a, ये b, ये पैरेललोग्राम बना, और यही तो a प्लस बी था, और मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, a प्लस बी का मॉड तो लिख रहा हूँ बेटा जी। मतलब एक तरह से मैं इस पैरेललोग्राम का डायगोनली तो फाइंड कर रहा हूँ। तो चलिए आइए फाइंड करना सिखाते हैं आपको। तो एक तरह से मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, कैसे काम करें इस पर, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब तक मोड है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी बेटा जी इसकी। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है ना। मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक है ना। अरे बिल्कुल सेम ही तो है ना। ये देखो, कोई वेक्टर, उसका मॉड और उसका स्क्वायर, वेक्टर उसका मॉड उसका स्क्वायर, तो वेक्टर उसका मॉड उसका स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर, ठीक है ना। तो अब ये आ गया, देखो बेटा जी, हम क्या जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो करवाओ यहाँ फॉलो। तो देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, ए डॉट ए, फिर क्या आएगा ए डॉट बी, फिर क्या आएगा बी डॉट ए, प्लस फिर क्या आएगा बी डॉट बी। तो ये तो हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और गौर करके देखो ये कितना हो गया 2 ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ए प्लस बी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा जी, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया बेटा जी मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ये देखो बेटा जी, तो अब हमें फंडा सीख गए हम लोग कि जो मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस
टू ए डॉट बी। अब चाहो तो इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो बेटा जी? ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस, अच्छा टू ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो? अब ये चल ही रहा है बेटा जी, अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ही रहा हूं मैं, तो क्या लिख सकते हो? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये देखिए बेटा जी, आपने ये फॉर्म डेफिनेटली देखा होगा जब आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा वेक्टर, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना। अब अगर इसको आगे बढ़ाएं और अगर मैं यहाँ मॉड ऑफ ए माइनस बी पूछूं तो बेटा जी अपने को कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। देखो बी की जगह माइनस बी पुट करना है, तो यहाँ बी पुट करो चाहे माइनस बी पुट करो, मॉड लगा हुआ है सेम ही आएगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बेटा जी यहाँ फर्क पड़ेगा, जो एंगल होगा बेटा जी वो एंगल में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। अगर बी इधर जा रहा था तो अब जो एंगल होगा वो ए और माइनस बी के बीच में चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अभी तो एंगल किस, ये जो थीटा है वो किसके बीच में एंगल है? वो है ए और बी के बीच में एंगल, और अब एंगल चाहिए होगा ए और माइनस बी के बीच में एंगल। तो जो पहले वाला एंगल है वो 180 से घूमेगा बेटा जी, ठीक है ना। तो सीधी और सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो थीटा है वो चेंज होगा और उसके इंपैक्ट की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा बेटा जी? एक माइनस साइन। या फिर और भी बेटर तरीके से सोचना चाहो तो यहाँ सोच सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ तो एंगल से सोचना पड़ेगा। यहाँ सोचो तो ए माइनस बी का मोड चाहिए, क्योंकि देखो बेटा दो डायगोनल थे उस पैरेललोग्राम के, ये ए ये बी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ तो ये तो a प्लस बी था, और जरा याद करो ये क्या था बेटा जी? ये था a माइनस बी। तो एक डायगोनल की लेंथ तो लिखना आ गई अपने को, तो दूसरे के भी सीख लेते हैं ना बेटा जी, दूसरे डायगोनल का लेंथ भी लिखना सीख लेते हैं। तो बहुत सीधा और सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस बी लिखना है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ माइनस डाल देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा कैसे आ जाएगा माइनस? आप क्या कुछ मत करना, यही काम सेम चीज रिपीट कर दो। यहाँ पर माइनस लेकर तो यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और फाइनली ये माइनस, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स का लेंथ लिखना आ गया होगा बेटा जी, ठीक है ना। या फिर मैं बोलूँ रिजल्टेंट वेक्टर लिखना आ गया बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना आ गया, ठीक है ना, जिसकी दो को इनिशियल साइड्स क्या है बेटा जी? ए और बी वेक्टर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आप सब लोगों को समझ आ ही रही होगी। चलिए अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये जो मैग्नीट्यूड है उसको मिनिमम और मैक्सिमम कब किया जा सकता है, किस सीन में किया जा सकता है। तो चलो आ जाओ ये बातें भी कर लेते हैं। देखो बेटा जी इतनी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें, और ऑलमोस्ट बातें आपको पहले से पता है, इसलिए थोड़ा सा बोरियत वाला लेक्चर चल रहा है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है बेटा जी वो बड़े मजेदार होने वाले हैं, ठीक है ना। तो फटाफट ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो आ जाओ फटाफट आ जाओ बेटा जी, मुझे भी थोड़ा बोर कर रहा है बेटा जी लेक्चर। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। फर्स्ट थिंग, ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा बेटा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 1, और वो 1 हो गई तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और यहां सिंपली आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर के जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा जी? मॉड ए प्लस मॉड बी। और कब होती है? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अभी तो ये 1 होगा, और उसका मतलब ये हो गया फॉर लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा बेटा जी, ठीक है ना। लाइक वेक्टर्स के लिए ही रिजल्टेंट वेक्टर्स
सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, मैक्सिमम फोर्स आप जनरेट करवा सकते हैं उस ब्लॉक पर, उस बॉडी पर, ठीक है ना। तो इधर देखिए बेटा जी, मॉड ऑफ ए प्लस बी मैक्स मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और उसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, लाइक वेक्टर है, ठीक है ना। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी के मिनिमम की बात करूं, मॉड ऑफ ए माइनस बी का मिनिमम, तो वो तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो -1 हो सकता है। इन दैट केस ये आ गया मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। अब पता नहीं दोनों में से कौन सा बड़ा है, सेफ रहने के लिए बाहर क्या लगा दो, एक और मॉड लगा लो। और ये तब होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये होगा किसके लिए, मिनिमम किसके लिए होगा, फॉर, माफी चाहूंगा, अनलाइक वेक्टर्स के लिए। किसके लिए बेटा जी, अनलाइक वेक्टर्स के लिए। 180 का एंगल हो गया ना, तो वेक्टर कैसे हो गए, अनलाइक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी बेटा जी, ये क्या कर दिया मैंने, a प्लस बी मिनिमम, मॉड ऑफ a प्लस बी मिनिमम का वैल्यू बताया कब, जब ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा। तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, वो तो मॉड ऑफ a प्लस बी का मैक्स वैल्यू होता है, और मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन एक बात और लिख सकते हैं फिर तो, कि भैया मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड a माइनस मॉड b, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप ट्राइंगल की हेल्प से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, इन इक्वालिटीज को। लेकिन इक्वालिटी के लिए तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ये तो कब होल्ड करेगा, ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बेटा जी, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी बेटा जी, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बेटा जी, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, इतनी बात आप सबको समझ में आई। अब यहीं पर चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो, थोड़ी सी बातें और कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने आ जाए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाए, तो बड़ा टेंशन नहीं लेना। अब सीधे ट्रिक सीखो। आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना आता होगा ना, वही लिख डालो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो अपन ने फॉर्मूला भी देखो ये लिखा था, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से उसको भी लिख डालो। 4 का पूछे तो उसका भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 5 का पूछे उसका भी होल स्क्वायर फॉर्मूला वाला। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब बोले तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर बोले तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर, फिर 2ab का मतलब हो गया 2a डॉट बी, फिर आएगा 2bc का मतलब हो गया 2b डॉट सी, फिर 2ca उसका मतलब हो गया 2c डॉट a। बस बेटा जी, इस तरीके से लिख देना है। तो ये हो गया मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। 3 वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस 2c डॉट a, ठीक है ना। तो आपको यहाँ एंगल चाहिए होंगे बेटा जी, a और b के बीच वाला, c और b और c के बीच वाला, और c और a के बीच वाला, तभी आप ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी मैक्स की, तो याद रखना वो कुछ और नहीं, आप जानते हो उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल ही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बात को भी आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, ठीक है ना। ये भी याद रखने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी बेटा जी, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।